इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से आपको क्या लगता है, जो ढिठाई वो कायम बरकरार रखे हुए हैं? प्राइम मिनिस्टर हैं, आपको तो अभी तक इस्तीफा दे देना चाहिए था। आपने एक जंग हारा है। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनने के बाद मैं हैरान हो गया। रुको जरा, सबर करो। इट्स वेरी इंस्ट्रक्टिव कि जो हमारा खुफिया तंत्र है वो काम कैसे करता है। क्योंकि अगर मैं बोलूं कि मुझे यह पता है कि खुफिया तंत्र काम कैसे करता है, ऐसे कई लोग हैं सोशल मीडिया पे जो कहते हैं हमें पता किसी को भी नहीं है। और सबसे पहले मैं कहूंगा कि मुझे नहीं पता। तो कौन सा बेहतर मुल्क है, बेटर देन इंडिया? पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को एक्यूज किया कि ये पपेट हैं, ये डरपोक हैं। के एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत ने मिसाइल और ड्रोन हमला किया था मलिर कैंट में, और आप तो मलिर में भी रहे हैं, तो मलिर कैंट कराची में शायद सबसे बड़ा कैंटोनमेंट है। हम चाहते तो 12 गिरा सकते थे, तो बताना चाह रहे हैं कि हम 12 गिरा सकते थे, वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, और हमने 12 गिरा सकते थे, हमने गिराए नहीं। अच्छा, अगर पाकिस्तान ये काम खुद अपने जिम्मे ले ले के यहाँ पे जो टेरर कैंप्स हैं, यहाँ पे जो हमने अनमोल रतन बिठा कर रखे हैं, तो इसका ये मतलब है आप बताना ये चाह रहे हैं हमने बड़ा तहम्मुल से काम लिया। हमने पंजाब में गिरी है, इंडियन पंजाब में गिरी है, राजस्थान में इधर उधर, लुधियाना, अमृतसर, और वो भी एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है इन्होंने। 1971 के अंदर आपको याद नहीं है, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया। सऊदी अरब में फैसला हो चुका था कि अब पाकिस्तान के जरा 2-4 दांत तोड़ने पड़ेंगे, ऐसे प्यार मोहब्बत से मानने वाला देश है नहीं। तो साहब वहां पे मीटिंग हुई, और वहां पे मीटिंग में कौन थे? 3 लोग थे वहां पे। प्रधानमंत्री मोदी, अपने NSA साहब अजीत डोभाल साहब और डॉक्टर S जयशंकर। ये 3 लोग थे जो वहां पे थे, और इन्होंने सऊदी अरब में ही पहली मीटिंग करी। पाकिस्तान की एक अलग हिस्ट्री है टेररिज्म की, वो तो परदादा हैं, दादा भी हैं, आप उनको समझते हैं। उन्होंने बंबई अटैक भी किया है, और बार बार मैं कहता हूं कि इकबाल के शायरों ने दुनिया का वो कौन सा कोना नहीं है जहां पे अल्लाह अकबर कह के दहशतगर्दी नहीं की हो। भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीज फायर हो चुका है। भारतीय सेना ने पाक सेना को नाको चने चबा दिए हैं। भारतीय आर्मी द्वारा जारी की गई तस्वीरों से अब पाकिस्तान घबरा चुका है, और एक के बाद एक झूठ पाकिस्तान द्वारा बोले गए अब सामने आ रहे हैं। सच्चाई यह है कि भारत के साथ 4 दिन के युद्ध में पाकिस्तान को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है। आइए देखते हैं इस पर मीडिया और लोगों ने क्या कहा, और मिलते हैं वीडियो के अंत में। जो नर्सरीज हैं वो आपको पता है, जो पिंडी में है, सियालकोट में, जहां पे इंडिया ने अभी किया है। टू कम टू द पॉइंट, जब ये पुलवामा का वाकया हुआ था 22 तारीख को, तो ये एक गैर इंसानी अमल था, तो वहशियत थी। जो ये एक होता है कि किसी को मजहब के नाम पे उसकी बेहरमती करके, तो ये हर किसी को दुख होता है। तो हिंदुस्तान के लोगों ने या हिंदुस्तान की जनता ने जो डिसाइड किया इन पे, जो फिर भी हिंदुस्तान की जनता, देखो वहां पे एक सनातन धर्म जो है वो एक पीस की और शांति की अलामत है। उन्होंने फिर भी उन्हीं जगहों को टारगेट किया जो वहां पे दहशतगर्द पड़ते हैं, दहशतगर्दी होती है। नहीं तो उनको पहले अगर करना होता तो पहले ही इन्हीं को मार देते, टारगेट करते। 1971 के अंदर आपको याद नहीं है, पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया था। मशरकी पाकिस्तान पूरा का पूरा अलग हो गया था। क्या कश्मीर फतह हो चुका है? नहीं हुआ। क्या भारत के नक्शे के अंदर कोई 1 इंच की तब्दीली आई? लेकिन भारत के नक्शे में कोई 1 इंच की तब्दीली आई? नहीं आई। पाकिस्तान का तो नक्शा बदल गया था ना 1971 में। 1971 के साथ इसका मवाजना नहीं किया जा सकता। हमारे 90,000 से ज्यादा फौजी जो है वो कैदी बना लिए गए थे 1971 में। आप बताएं आपने कितने हजार कैदी आज के दिन में भारत के कैदी बनाए हैं? एक डिसिप्लिन फौज होता है, डिसिप्लिन उनके यहाँ है, उनके पास कैलकुलेशन है, उनके पास मर्यादाएं हैं कि जो उन्होंने किया है वहीं पे उन्होंने मार दिया। अब आपने देखा, फिर ये मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। अब मैं आपसे इतना कहता हूं कि जो उन्होंने, हिंदुस्तान ने जो मिसाइल इन्हीं के जो बेसिस को मारे हैं, जिसमें आपका कसूर हुआ, मलीर हुआ, सरगोदा हुआ, सक्कर हुआ, जैकबाबाद हुआ, रावलपिंडी हुआ, चकलाला हुआ, मतलब जो भी उन्होंने बात की, उन्होंने आपको सैटेलाइट इमेज, जो एक ऐसा एक प्रूफ है जो आप भी देख सकते हैं, मैं भी देख सकता हूं। ये कोई फ्रॉडरी नहीं होती है, आप समझ रहे मेरी बात को। पर तो एक दी थी, और वजीर दिफा ने दावा किया था कि दर्जनों भारतीय कैदी जो हैं वो हमारे कब्जे में आ गए हैं, भारतीय फौजियों को हमने कैदी बना लिया है। लेकिन बाद में फिर ख्वाजा आसिफ साहब मुकर गए, और फौज ने भी बताया कि जी हमने कोई कैदी नहीं बनाए। तो ये जो 90,000 कैदी पाकिस्तानी फौज के बन गए थे 1971 में, ये भी तारीख का एक बहुत बड़ा सरेंडर था
और इसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। तो ये हकायक और तारीख को आप मसख ना करें सिर्फ अपने सियासी फ़ायदे के लिए या अपनी जय जयकार के लिए या अपनी बल्ले बल्ले करवाने के लिए। ये ज़्यादती है, ये नहीं करना चाहिए। उस वक्त याह्या खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बड़ी ज़्यादती की थी पाकिस्तान के साथ। हाउ टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन, थोड़ा सा मसला तो रहता है। अब आपको पता है S-400 का एडवांटेज ये है कि ये 400 से 600 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट कर सकता है टारगेट को। लेकिन एट द सेम पॉइंट अगर ये भी देखें कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये था कि हमने S-400 को हिट किया है, दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। इंडिया कहता है कि नहीं हिट किया। अच्छा, अब कौन इसको वेरीफाई करेगा? देयर इज नो पॉइंट। सो दोनों साइड्स का एक वर्जन मौजूद है। लेकिन इंडिया ने, आपको याद होगा कि S-400 सिस्टम जो है, उसको मिसाइल सिस्टम जो है, उसको रशिया से लिया। आई थिंक $5.4 बिलियन का ये सिस्टम था। और इंडिया ने दोबारा रिक्वेस्ट की है रशिया को कि ये सिस्टम दिया जाए। और S-400 सिस्टम ऑलरेडी ऑपरेशनल है इंडियन मिलिट्री के पास, और इंटरसेप्ट करता है, न्यूट्रलाइज करता है मिसाइल्स को, ड्रोन्स को और इन चीज़ों को। अच्छा, इन दिनों में हमें थोड़ा सा देखें, हम सब भी वी ऑल गॉट एजुकेटेड इन द मिलिट्री सेंस में, हम बहुत ज़्यादा एजुकेट हुए हैं। और वो ये है कि ये जो S-400 था, इसको पाकिस्तान ने बहुत ट्रेस आउट करने की कोशिश की। वो इसलिए ट्रेस आउट करने की कोशिश की क्योंकि ये इंडिया की, वो जिसे कहते हैं ना, हाई वैल्यू टारगेट था। सो इंडिया को जो मेजर रिलाई कर रहा था या जो ट्रस्ट था, वो S-400 के ऊपर था। तो पाकिस्तान इसको सारा टाइम ढूंढता रहा। एंड मेरी इतला के मुताबिक चाइनीज वर ऑल्सो हेल्पिंग पाकिस्तान इन दिस, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे। और उन्होंने सोचा कि अगर हम S-400 सिस्टम को इंटरसेप्ट करें, इसको किसी भी जगह पे न्यूट्रलाइज कर लें, इससे पहले कि ये हमारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करें और न्यूट्रलाइज करें, हमें चाहिए कि हम इनको इंटरसेप्ट एंड न्यूट्रलाइज करें। और जिसे ये कहते हैं ना कि ये दैट इज समथिंग जो मेरे सामने नज़र आ रही है। और इंडिया अपनी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को, जारी बात है, हर कीमत पे एक्सपैंड करना चाहता है। उसकी सिर्फ एक ही वजह है कि उनको पता है कि ये दिस इज़ दी पाकिस्तानी साइड जो पे हम पे हमला कर रही है। और इंडिया के अंदर जो बात चलती थी ना जी कि वो 2 फ्रंट वॉर, वो इंडियन सही बात करते थे। और वो 2 फ्रंट वॉर ये थी कि हमें हर कीमत के ऊपर इस चीज़ को देखना है कि हमें अपनी जो कैपेबिलिटीज़ को इन्हेंस करना है अगेंस्ट चाइना। दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग कि हमें चाइना के अगेंस्ट हाइड करना है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने एक अपनी चॉइस बताई कि मैं चाहता हूं ये हो जाए। उसके बाद उस चॉइस को एक्शन में किया गया कि साहब ठीक है, और ये होना था रात के 1 बजे। रात के 1 बजे ये पाकिस्तान पे हमला होना था, तकरीबन 11:30 बजे मोटा मोटी चॉइस चेंज कर दी गई। अच्छा, ये चॉइस कैसी थी? इसका कारण क्या था चॉइसेस का? चॉइसेस में यह था कि आप जब अपने प्लेटफॉर्म्स भेजेंगे, अपने हार्ड पॉइंट्स भेजेंगे, कोई मिसाइल भेजेंगे आप या कोई ड्रोन भेजेंगे पाकिस्तान के अंदर, तो उसको इंटरसेप्ट करने का कितना चांस है? पाकिस्तान के पास ऐसी कौन कौन सी तकनीक है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जो उसको इंटरसेप्ट करेंगे? तो जब पता लगा कि जो हमने चॉइस दी है उसमें तो बहुत ज्यादा स्कोप है कि पाकिस्तान इंटरसेप्ट करे, तो तकरीबन 11:30 बजे मोटा मोटी पूरा प्लान चेंज कर दिया। अब बोला कि सेकंड पे आ जाओ। अब दोस्तों, ये बात तो तय है कि, और इतना मुझे भी पता है कि जब भी ऑप्शंस देते हैं ना गवर्नमेंट को, खुफिया एजेंसीज या मिलिट्री, तो तीनों ऑप्शंस पे बराबर काम किया जाता है, क्योंकि उस वक्त तक उनको ये नहीं पता होता कि कौन सा ऑप्शन चुना जाएगा। दे डोंट नो विच ऑप्शन विल फाइनली बी सिलेक्टेड। उनको तो नहीं पता है ना कि सरकार ही बोलेगी नहीं साहब हम ये ऑप्शन करेंगे। उनके लिए तीनों ऑप्शन पे बराबर काम किया जाता है। और करीब 11:30 बजे रात को ऑप्शन चेंज कर दिया गया इंटरसेप्शन की वजह से। और फिर जब भारत ने हमला करा तो यह पता लगा कि पाकिस्तान ने कभी तसव्वुर नहीं करा था, कभी सोचा नहीं था कि भारत इतना बड़ा हमला कर देगा। तो पाकिस्तान ने फिर जवाबी कार्रवाई प्लान करी और पाकिस्तान ने बोला साहब हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। वो जवाबी कार्रवाई उसने कोशिश करी भारत के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर, हाँ सिविलियन पॉपुलेशन के ऊपर भी अटैक करा, हाँ गोल्डन टेंपल, वैष्णो माता, इन सबको टारगेट बनाने की कोशिश करी। उसके बाद भारत ने दोबारा एक बार इन पे हमला करा और पाकिस्तानी एयर बेसिस, कहते हैं कोई 8 कहता है, कोई 11 कहता है, देयर इज अ कंप्लीट लिस्ट, जिसको उन्होंने ठोक दिया बुरी तरीके से। तो ये इसकी बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन थी। अब ये सेफ हाउस में क्यों मिले, मैं यही सोच रहा था। और कल मैंने, जब वो हमारी बातचीत चल रही थी, पैनल डिस्कशन चल रहा था, कल मैंने भी सोचा कि ये सेफ हाउस में क्यों मिले ये लोग। आर्मी का तो प्रॉपर एक जगह है और बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स परिंदा पर नहीं मार सकता, जैसे पिक्चरों में बोलते हैं ना, हिंदी फिल्मों में बोलते हैं कि साहब परिंदा पर नहीं मार देते, वहां पे तो ऐसा है, वहां पे ऐसा है। फिर इन्होंने सेफ हाउस क्यों चुना
कि हम दूर नजरों से जाएंगे और सेफ हाउस पे मिलेंगे। ऐसा करा क्यों? दोस्तों, इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण मुझे समझ में आता है, क्योंकि इस पूरे मिशन को जहां तक गवर्नमेंट की तरफ से बात है, गवर्नमेंट की तरफ से लीड करा श्री अजीत डोभाल ने, और वो जासूस रह चुके हैं। और जासूस का माइंडसेट होता है एक, और वो माइंडसेट जिंदगी भर नहीं जाता। जासूस एक बार somebody is a spy, डोभाल साहब was a spy। भले ही पाकिस्तान कितना भी इस बात को छुपा ले और अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए खुद की वाहवाही बटोर ले, अब तो पाकिस्तान मीडिया भी पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने में लगी है। प्रतिष्ठित अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम और वाशिंगटन पोस्ट के सैटेलाइट इमेज के आधार पर पाकिस्तान के खोखले दावों की पूरी पोल खोल कर रख दी।